तो ये जो विकास होता है वो विकास सभी क्षेत्रों में होता है। जो विकास है वो किसी एक क्षेत्र से संबंध नहीं रखता है बल्कि सभी क्षेत्रों से संबंध रखता है। और जो वृद्धि है, ग्रोथ जो है, वो केवल शरीर से संबंध रखता है, यानी शरीर की जो मांसपेशियों में, भार में, लंबाई चौड़ाई में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग ग्रोथ या कहते हैं और या वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं। और इसलिए ये जो है इसमें केवल मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये मात्रात्मक होता है। लेकिन विकास जो है सभी क्षेत्र इसमें जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई सब आता है और वो केवल मात्रात्मक नहीं है बल्कि गुणात्मक भी है। इसलिए जो मानव विकास है, जो विकास है, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। मानव विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि बच्चा निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो यहाँ ध्यान देखना है कि शुरू में ही लिखा हुआ है छिपी हुई या आंशिक छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात की ओर संकेत करता है कि बच्चा जो है कि जो वस्तु है उस वस्तु की छवि उसमें डेवलप हो गई है, उसमें स्थिरता आ गई है, वो वस्तु को पहचानने लगा है। ठीक है, उसकी नज़रें पीछा करती हैं। जब हम कोई चीज़ बच्चे से लूट करके कहीं रख देते हैं तो देखते हैं कि उसकी नज़रें पीछा करती हैं कि कहाँ वो चीज़ रखा गया है या संभावना कहाँ है, और वो जाकर वहीं ढूंढने का प्रयास करता है। तो अगर इस तरह का वस्तु को वो पहचानने लगा है और उस पहचान के आधार पर छिपाई वस्तु को ढूंढ निकाल रहा है, ढूंढ लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु स्थायित्व उसमें डेवलप हो गया है। टर्म जो पियाजे ने यूज किया है वो यूज किया है वस्तु स्थायित्व। तो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व की जो क्षमता है वो डेवलप हो गई है या होना शुरू हो गई है। और ये लगभग जो है सो आपको जो है एक जो 18 महीने के लगभग में, 18 से 2 साल के बीच में ये वस्तु स्थायित्व डेवलप होता है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था कौन सी है, ये बताना है हम लोगों को। ये भी प्रश्न जो है आपके पास 4 अवस्थाएं इसमें जो नाम दी गई हैं वो आप देख रहे होंगे कि ये पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। पियाजे की 4 अवस्थाओं की बात की गई है और इस पियाजे की 4 अवस्थाओं में हमको ये बताना है कि किस अवस्था में जो है वो बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तर्क उसमें डेवलप हो जाती है। तो ये जो पियाजे की चौथी अवस्था है, चौथा जो अवस्था है जिसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में 2 चीज़ें बच्चे में डेवलप होती हैं। एक वो तर्क करने लगता है, दूसरा कल्पना करने लगता है। ठीक है, उसमें कल्पनाओं का जो है उदय हो जाता है, तर्क करने लगता है, तर्क के आधार पर वो जो है निष्कर्ष भी निकालने लगता है, निष्कर्ष निकालने लगता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा समझना है। निष्कर्ष यहाँ निकालने लगता है। ठीक है, तो ये इसमें अभी हम लोगों को समझना है कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चारों अवस्था दिया गया है, तो चौथा अवस्था में हमने ये समझ लिया कि भाई ये तर्क वो करने लगता है, कल्पना करने लगता है, निष्कर्ष निकालने लगता है। तो चौथी अवस्था कौन सी है, तो वो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अभी बढ़ते क्रम में हम लोगों ने इसको किया था। पहला अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पुरुष संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो ये चौथी अवस्था होगी। ठीक है, क्लियर आपको रखना है। इसमें देखिए थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोगों ने जो अभी तक देखा, वो संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा 0 से 2 साल के बीच में रहता है और वो इंद्रिय जनित क्रियाओं द्वारा जो है अपनी मानसिक क्रियाओं को नियमित करता है और उसी जो है ज्ञानेंद्रियों या द्वारा वो सीखता है। दूसरी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में जो है बच्चा आपके पास जो है इसकी शुरुआत में वस्तु स्थायी डेवलप का हो जाता है। उसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें आपके पास जो है वो बच्चा जो है आपकी मूर्त जो चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं सामने प्रत्यक्ष हैं, उसमें वो थोड़ा सा आपको क्या करने लगता है, समझने लगता है। वो जो है इसमें दो बातें होती हैं, एक जो हम लोग करते हैं कि भाई वो जो पलटावी की नीति है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो नहीं समझता है कि पलट के भाई एक डूबे एक जो है सो कटोरा में आप कोई दूध दे रहे हैं और एक गिलास में, दोनों में मात्रा समान है, लेकिन उसको लगेगा कि नहीं गिलास में ज़्यादा है। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी या दो वो जो है 2 गुने 2 4 होता है, लेकिन 4 भागे जो है दू कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझ नहीं पाता है। तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो संरक्षण का नियम है और पलटावी की जो नीति है वो उसमें डेवलप हो जाती है और वो चीज़ों को जो है मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो जहाँ सजीव निर्जीव में विभेद नहीं करने पाता, वहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सजीव निर्जीव में वो अंतर करने लग जाता है। साथ ही साथ वो चीज़ों को जो है वर्गीकृत भी करने पूरे अच्छे ढंग से लग जाता है, तुलना भी अच्छे ढंग से कर लेता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हमने अभी आपसे बताया कि भाई वो तर्क, कल्पना, निष्कर्ष इस तरह की क्रियाएं करने लगता है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई जो है बाल विकास की किस अवस्था को तनाव व तूफान का काल कहा गया है। तनाव और तूफान, ठीक है, ये किस अवस्था को कहा गया है? तो हम लोग जानते हैं कि ये किशोरावस्था है। किशोरावस्था को हम लोग तनाव व तूफान का काल कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा जो है सो वो आपका मानसिक रूप से भी और जो वो है यौन दृष्टि से भी थोड़ा सा जो है वो उत्तेजित अवस्था में होता है, एक्साइटमेंट स्टेट में होता है। नायक का चयन करता है, उसमें तरह तरह के विकार जो होते हैं। हम लोगों ने देखा कि तर्क उसमें हो जाता है, कल्पना करने लगता है, दिवास्वप्न में आ जाता है, उसमें एक तरह से स्ट्रेस भी रहता है, अपने भविष्य को लेकर चिंता भी रहता है। तो कई सारे और शारीरिक परिवर्तन होने के कारण भी तनाव होता है। तो इसलिए जो किशोरावस्था है, जो ये 4 अवस्थाएं हमारे पास ये लिखी गई हैं। पहली अवस्था है, दूसरी, तीसरी और चौथा क्रम से लिखा गया है। तो ये तीसरी अवस्था को ही तनाव व तूफान का काल कहा गया है। और ये भी प्रश्न पूछता है कि मानव विकास को तनाव व तूफान का काल कहा गया है, ये कथन किसका है? किसने इस कथन को कहा है कि जो मानव विकास है वो तनाव व तूफान का काल है? तो इसका नाम है स्टेनले हॉल। इसको आप लोग याद रखेंगे, स्टेनले हॉल नामक ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसको कहा हुआ है कि किशोरावस्था तनाव व तूफान का काल है। ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि यानी उसका समर्थन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। देखिए पूर्व संक्रियात्मक बच्चा है, यानी जो ये बच्चा है आपके पास वो किस समय का बालक है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, 2 से 7 वर्ष में। ठीक है, तो इसमें हम लोग की बात ये की जा रही है कि याद रखने में वो असमर्थ होता है। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? किसको उन्होंने ये असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ये पियाजे, इसकी बात की गई है। तो यहाँ 4 चीज़ें दी गई हैं ऑप्शन। परिकल्पनित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, दूसरा है व्यक्तिगत कल्पित कथा, कल्पना से संबंधित है, और तीसरा है विचार की अनुत्क्रमणीयता, और चौथा है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी बच्चा छोटा है तो उसमें अमूर्त तार्किकता की जो बात है, निर्माणात्मक तार्किकता की जो बात है वो सही नहीं है। इस बात को यहाँ पे छोड़ेंगे, ये थोड़ा सा वर्ड यहाँ अनुत्क्रमणीयता थोड़ा टेढ़ा दिया हुआ है। इसका मतलब है रिवर्सिबिलिटी, यानी पलटावी इसी को कहते हैं। पलटावी, पलटावी का विचार मैंने पलट कर सोचना। अभी जो बात हमने कहा कि भाई 2 गुने 2 4 होता है, तो 4
भागे दू दू होता है। ये पलट कर सोचना जो है, पलटावी रिवर्सिबिलिटी जो है, इस नीति को वो डेवलप उसमें नहीं होता है और इसलिए वो जो है याद रखने में असमर्थ होता है। तो विचार की अनुत्क्रमणीयता जो है यही सही है, पलटावी की नीति उसमें डेवलप नहीं होती है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप हो जाती हैं और इसलिए उसको याद रखने में या चीज़ों को वर्गीकृत करने में, अंतर करने में, इसमें उसको जो है वो सक्षम हो जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। जहाँ कहीं भी अगर हिंदी वर्ड में आपको कोई दिक्कत होता है तो आप उसको जो है अथी कर सकते हैं, ये इंग्लिश वर्ड उसका थोड़ा सा एग्जाम में ज़रूर देखें। अगला प्रश्न, कोहल वर्ग पर अब आ गए भाई। पियाजे अभी तक लिए हुए थे, अब कोहल वर्ग पे आ गए हैं। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो अभी इससे पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया है कि कोहल वर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है और वो नैतिक विकास से ही संबंध रखते हैं, इसलिए इसका उत्तर एकदम आसान हो जाता है कि नैतिक विकास के चरण जो कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया है वो क्या किया है, नैतिक विकास का चरण बताया हुआ है, स्तर बताया हुआ है, ठीक है। उसके लेवल्स बताए हुए हैं, चरण मतलब लेवल, लेवल ये कहें या उसको स्तर कहें, तो इसकी चर्चा इन्होंने की हुई है। और ये भी जो है आपके पास 3 तरह के लेवल की बात इन्होंने और 7 सोपान स्टेप्स स्टेजेज की बात की गई है इन्होंने, वो पूरा इनकी थ्योरी है। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। क्लियर हो रहा है ये। अगला प्रश्न, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर। अब देखिए 3 स्तर इसमें हमारे पास हैं कोहल वर्ग के सिद्धांत में, तो वो 3 स्तर में कहा जा रहा है कि पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। आपको ये देखना है कि किस तरफ वो प्रवृत्त होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ समझना है हम लोगों को कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहल वर्ग द्वारा दिया गया है, उस सिद्धांत में हमारे पास स्तरों की चर्चा की गई है और उन स्तरों में हमारे पास जो है 3 स्तर और 7 सोपान है। तो यहाँ जो दिया गया है वो सोपान से जो 7 सोपान हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों के पास दिए गए हैं। तो जो बताना है इसमें हम लोगों को वो सोपान को ही बताना है कि कौन सा सोपान इसमें सही होगा, इसकी चर्चा इसमें की गई है। तो देखिए इसका जो है पूर्व परंपरागत स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर में जो है वो बच्चा किससे नैतिक निर्णय लेता है, तो उसमें देखिए छोटा बच्चा जब होता है तो उस पर दूसरे लोग विचार, वो नैतिक रूप से वो असक्षम होता है, दूसरे लोग के दबाव में आकर हुई वह जो है सो निर्णय लेता है। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। तो वह व्यक्तिगत जो है अपनी जो उसकी आवश्यकताएं हैं और जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार वो निर्णय लेता है, ठीक है, कि वो क्या करेगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। अब अगला हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी देखिए अब उसी है आपके पास कोहल वर्ग के ही सिद्धांत से है और वो प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि एक शिक्षिका 2 एक समान गिलास है, गिलास जो है एक समान है और उस एक समान गिलास को प्रदर्शित करते हुए जूस की समान मात्रा से जो भरे हुए हैं उसको प्रदर्शित करती है और वो उन्हें फिर जो है 2 भिन्न गिलासों में कारित करती है। एक समान गिलास था, उसमें समान मात्रा में जूस था, अब उसको 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है भाई जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो शिक्षिका के बच्चों को भाई किस चीज़ में कठिनाई है, ये हम लोगों को बताना है। तो याद करिए अभी हम लोगों ने देखा हुआ था, आपको बताया था कि जो बच्चा है आपके पास ये प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को
जो दिया गया है वो नैतिक विकास से संबंध नहीं रखता है, बल्कि यह जो है आपको वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। और जिसमें अभी हम लोगों ने हमने आपको बताया था कि भाई बच्चे को जब आप समान मात्रा में दूध एक को वही दूध कटोरे में देते हैं और गिलास में देते हैं, तो वो बच्चा समझता है कि गिलास में ज़्यादा है और कटोरा में कम है। तो ये क्या है, ये इसी को हम लोग जो है पलटावी की नीति कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन दिया है समायोजन, अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण, और ये चौथा जो दिया है वो पलटावी। तो ये जो चौथा ऑप्शन है, यही चौथा ऑप्शन इसका सही है। पलटावी की जो नीति है यही है इसका सही उत्तर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आया है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। कोई शिक्षिका जो अपने बच्चे हैं उनको विभिन्न अधिगम शैलियों से, जो विभिन्न अधिगम यानी जो शिक्षण विधियां हैं, सिखाने की जो विधियां हैं, उनको जो है संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह निम्नलिखित में से किस से प्रभावित है? तो चूँकि ये जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत से ये प्रेरित है, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 तरह की बुद्धियों की बात की गई है और हर बुद्धि में अलग अलग तरह के जो है लोग कुशल बनते हैं। जिसमें जो बुद्धि अधिक होती है उसमें कुशलता उसके प्रति ज़्यादा होती है। 7 बुद्धि की चर्चा इसमें की गई है। इससे संबंधित प्रश्न भी हमने लिया हुआ है जिसको हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो यह जो है इसका सही जो उत्तर है वह है गॉर्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, नाम के साथ दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है गॉर्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न अब आ रहा है वाइगोत्स्की से। हमने अभी चर्चा किया हुआ था कि वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया हुआ है, विशिष्ट सिद्धांत है बाल विकास का, वह है सामाजिक जो है वो सिद्धांत, सामाजिक जो है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत है पूरा नाम उसका। तो उसी से संबंधित है। यहाँ पे ये प्रश्न दिया है कि भाई वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके कारण होता है? तो ये जो है वो सामाजिक विकास पे और सामाजिक अंतःक्रिया पे ज़्यादा जोर देते हैं। और इनका मानना ये है कि जो बच्चा है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही वो सीखता है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो लिखा है यही ऑप्शन है उनका। सामाजिक अन्योन्य क्रिया या अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो है बच्चा सीखता है और उसमें विकास जो है वो होता है। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? यानी जो कारक दिए गए हैं ये सब, लेकिन सबसे प्रमुख कारक कौन है हम लोगों को ये बताना है। तो समाजीकरण जो बच्चे में प्रारंभ होता है वो सबसे पहले उसके घर से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो परिवार, वही सही होगा कि बच्चा का समाजीकरण का जो प्रमुख कारक है वो परिवार है, कि उसका परिवार कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। कंप्यूटर जो है सो वो सामाजिकरण का जो है वो एक जो है द्वितीयक पहलू होगा, प्रारंभिक उसका प्रमुख कारक नहीं है। ठीक है ना, कंप्यूटर वगैरह पे मान लीजिए जो भी होते हैं हम लोग जो है चैट वगैरह करते हैं, कंप्यूटर मीडिया का यूज करते हैं तमाम सारे, तो वो सामाजिकरण का एक पहलू हो सकता है लेकिन प्रमुख कारक नहीं है। आनुवांशिकता है, राजनीतिक दल है, तो ये बात की चीज़ें हैं, उसमें प्रमुख कारक परिवार है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण भाई किसकी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो जो समाजीकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्य, विश्वास तथा अपेक्षाओं को हम जो बच्चा है वो अर्जित करता है। वो जो जिस भी जगह जगह का रहने वाला है उस जगह की जो है रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो भी है वो सब चीज़ें उसको उस परिवेश से मिलती हैं और उसको जो सीखता है तो वो सामाजिक विकास उसका होता है। तो जो वो मूल्य, विश्वास, जो अपनी अपेक्षाएं जो अर्जित वो करता है वही उसका समाजीकरण है। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। जो इसका ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ये सही है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की तथा पियाजे, अब दोनों बातें यहाँ आ गए हैं, दोनों मनोवैज्ञानिक यहाँ आ रहे हैं कि वाइगोत्स्की और पियाजे के जो परिप्रेक्ष्य है उस परिप्रेक्ष्य में प्रमुख विभिन्नता क्या है, प्रमुख अंतर क्या है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख अंतर है यहाँ पे वो ये है कि दोनों जो हैं वो आपका, जैसे 4 ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तो देखते हैं कौन सा सही है, डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ये पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा है बच्चों का एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तीसरा है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। चौथा, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चे की संकल्पना। तो इसमें देखिए 2 बातें हैं, भाषा और चिंतन। वाइगोत्स्की जो है भाषा पर विशेष जोर देते हैं और पियाजे जो है वो भी जो है आपका चिंतन जो है, चिंतन जो कि मानसिक से है, तो दोनों जो है सो इससे संबंधित रखते हैं, भाषा और चिंतन। और दोनों के बारे में जो है अलग अलग विचार हैं दोनों का कहते हैं, एक का कहना है दो कि भाई कब भाषा पहले आती है कि भाई विचार पहले आता है, चिंतन पहले आता है। तो दोनों के अलग अलग मानक हैं। कोई कहता है कि पहले विचार आता है तब भाषा उत्पन्न होती है, और कोई कहता है कि भाई भाषा पहले आती है और फिर उसके बारे में विचार उत्पन्न होते हैं। दोनों के बारे में जो दृष्टिकोण है वही इनके जो है वो परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख अंतर है, विभिन्नता है। हम देखेंगे कि दोनों क्या कहते हैं कब, उसमें भी हमने एक प्रश्न आप लोग के लिए हो सकता है आगे बनाया हो कि दोनों में कौन कहता है कि पहले भाषा आएगा और पहले विचार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों उनके जो दृष्टिकोण है भाषा और चिंतन के, उसी के कारण दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। ठीक है, तो पियाजे जो है सो हम लोगों ने जैसा देखा हुआ है कि वो मानसिक विकास पर जोर देते हैं, 4 अवस्था से गुजरने की बात करते हैं। और भाषा से के विकास के संदर्भ में यहाँ बात की गई है कि पियाजे कम किसको आंकते हैं। तो चूंकि वाइगोत्स्की भाषा पर विशेष जोर देते हैं, वो मानते हैं कि जो है भाषा का जो बच्चा है वो एक औजार की तरह उपयोग करता है सामाजिक अंतःक्रिया में, और दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया पर वो विशेष जोर देते हैं। तो पियाजे द्वारा भाषा विकास के केस में ये सामाजिक अंतःक्रिया को कमतर आंका गया है। यह ऑप्शन बी इसका सही है, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया की बात पियाजे जो है नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो बाल केंद्रित शिक्षा की जो विचारक जो विचार प्रस्तुत किए हुए हैं उनका नाम है जॉन डेवी। इसको याद रखेंगे आप, बाल जो केंद्रित शिक्षा है जॉन डेवी। जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो लैब विद्यालय हैं, ठीक है, प्रयोगशाला विद्यालय, इन सब का जो श्रेय जाता है वो जॉन डेवी को जाता है, इसलिए जॉन डेवी का नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का भाई क्या अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हम जो शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं वो बालक को मानते हैं, और हमें अपने आप को, विद्यालय की व्यवस्था को, जो शिक्षण सामग्री है उन सभी को बालक के अनुरूप बदलना है, न कि बालक को हमारी अपनी व्यवस्था के अनुसार बदलना है। बालक के जो ज़रूरत है, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी रुचि है, उसका ध्यान हम लोग रख करके जो उसको शिक्षित करते हैं वही शिक्षा पद्धति कहलाती है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का यहाँ जो अर्थ है वह यही है कि देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तो भाई हमने ये बात कह दिया कि शिक्षक को बालक के अनुसार बदलना है, न कि बालक को शिक्षक के अनुसार। दूसरा है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तीसरा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। और चौथा है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, यह चीज़। तो इसका जो ज़्यादा अच्छा है वो ये है ऑप्शन सही। ये दोनों भी जो है कुछ हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सही ऑप्शन है वो है बच्चों की अभिव्यक्ति
और उनकी सक्रिय भागीदारी को हमको महत्व देना है। उनकी अभिव्यक्ति के लिए और उनकी सक्रिय भागीदारी इसमें बनाना है, किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में। इसलिए ये ऑप्शन बी जो है वो सही है, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा में भाई क्या शामिल है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में अभी हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि भाई उसको सक्रिय रखना है, ठीक है ना, और उसको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए जो दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि अभिव्यक्ति उसको देना है, बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व भाई देना है। तो इसी के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं अगले प्रश्न का, कि इसमें जो हमारा हो रहा है कि इसमें हमको उसको सक्रिय रखना है। तो सक्रिय रखना है तो भाई कौन सी क्रिया इसमें शामिल होगी? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां आप देंगे, एक कोना में बैठा देंगे, प्रतिबंधित परिवेश में उसको अधिगम कराएंगे, या वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते ये। तो इसमें हम उसको हस्तपरक गतिविधियां देंगे, उसको क्रियाशील करेंगे, और वो अपने जो भी अभिव्यक्ति है उसकी और जो क्रियाशीलता उसका है दोनों उसमें समाहित हो जाएगा। तो इसमें बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में हम शामिल कर सकते हैं, और इसलिए क्राफ्ट वगैरह का प्रयोग किया जाता है। आजकल हर विद्यालयों में जो है आपको क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए दिया जाता है। अगला जो है बहुत तरह के असाइनमेंट वगैरह भी हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य ये सब दिए जाते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, किस रूप में भाई सीखते हैं, ये हमारा प्रश्न है कि भाई बाल केंद्रित जो कक्षा है उसमें बच्चे किस रूप में सीखते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे खुद से भी सीखते हैं और समूह में भी सीखते हैं, दोनों रूप में सीखते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन जो हमारा है समूह में, तो केवल समूह में भी नहीं सीखते, व्यक्तिगत रूप से भी केवल नहीं सीखते, मुख्य रूप से शिक्षक से तो केवल शिक्षक से भी नहीं सीखते। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। देखिए हमको सबसे बेस्ट जो आंसर है, जो सबसे अच्छा उत्तर है उसको चुनना होता है। दो उत्तर कभी कभी हो सकते हैं कि सही हों, लेकिन उन दोनों में सबसे बेस्ट उस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार कौन है उसका चयन हमको करना है। और सी टेट के प्रश्नों में जो है सो ज़्यादातर हमको एक जैसे उत्तर देखने को मिलते हैं और उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, चार में से दो तो छांट लेते हैं, लेकिन हमें ये समस्या होती है कि उन दो में से एक अब कौन है। तो उसमें आपको भाई थोड़ा सा उसी तरह से ध्यान रखना है, जैसे दो जुड़वे बच्चों में आप भाई सही वाले को कैसे पहचानते हैं, उस तरह का थोड़ा सा गेस आपको करना है, थोड़ी सी ऐसी छवि बनानी है कि उसमें आपको भ्रम, उन दो में से भी एक का चयन करने में भ्रम न हो। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, समावेशी शिक्षा का आप कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ आ गया। अभी बाल केंद्रित शिक्षा ऊपर थी, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, और अब यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, और ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन आपसे कहता है कि आपको अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में सभी छात्रों को आपको शामिल करना है, चाहे उनकी जो है इस बात का ध्यान रखे बगैर कि उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है, उनकी शारीरिक रूपरेखा कैसी है, क्या वो विकलांग हैं, विशेष बालक हैं, ठीक है ना। तो इन सब स्थितियों का ध्यान रखे बगैर, सामाजिक स्थितियों का, शारीरिक स्थितियों का, आर्थिक स्थितियों का ध्यान रखे बगैर आपको उनको शामिल करना है। यही कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। शिक्षा का सभी को समान अवसर प्रदान करना बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, गलत। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती है, ये भी गलत हो गया। जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, तो निर्योग्य देखिए मतलब जो योग्य नहीं है उनको शामिल करती है, तो कुछ हद तक तो शामिल करती है, लेकिन केवल यही ऑप्शन अब बेस्ट है कि नहीं, अब उसके लिए हमको अगला ऑप्शन पे जाना होगा। तो अगला ऑप्शन चलते हैं, जो कह रहा है हमारे पास जो उनकी शारीरिक, देखिए आ गया शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य जो विभिन्न योग्यता स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखे बगैर सभी को शामिल करती है। तो ये जो है इससे भी सही ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा ये चौथा ऑप्शन सही होगा, जिसमें
हम बच्चे को इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या आर्थिक जो स्थितियां हैं वो क्या हैं। हम सभी को शामिल करते हैं, शिक्षा का समान अवसर प्रदान करते हैं समावेशी शिक्षा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन का यही कॉन्सेप्ट है, और अगर केवल आप इतना याद रखेंगे तो आप इस तरह समावेशी शिक्षा पर आधारित सभी प्रश्नों को आराम से उसका सही उत्तर दे सकेंगे। अगला है कि भाई समावेशन, समावेशी शिक्षा से यह है कि समावेशन जो इंक्लूजन है वो सबसे अच्छा वर्णन इसमें से कौन सा जो है कथन कहता है। तो पहला कथन है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। चौथा है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। और चौथा है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो देखिए, नकारात्मक चीज़ों को हम लोग इन जो है यहाँ हटा देते हैं। हमको सकारात्मक और आदर्श परिस्थितियाँ में उत्तर देनी होती है। हमको अपनी सोच कभी भी नकारात्मक नहीं रखना है। तो इसमें यही ऑप्शन सही है कि यह एक ऐसा दर्शन है जिसमें सभी बच्चों को नियमित जो विद्यालय प्रणाली है उसमें समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। ऐसी दर्शन है ये, ऐसा समावेशन, इंक्लूजन, ये आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न, समावेशी पर शिक्षा पर ही अगला प्रश्न फिर हमने लिया हुआ है। एक तरह के प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करने का थोड़ा सा कोशिश किया है। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो अभी हमने बात किया भाई कि सभी तरह के बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो भाई इसमें जो है सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के छात्र शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका दूसरा सही है, सामान्य और विशिष्ट छात्र। अगला, अब यहाँ कहेंगे आप कि भाई बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो भाई देखिए, बहुभाषी और प्रतिभाशाली में जो आपके पास है वो सामान्य और विशिष्ट दोनों में से कोई एक छात्र जो है हो सकता है कि एगो बहुभाषी हो जाए, एगो प्रतिभाशाली हो जाए। तो ये दोनों यहाँ सामान्य और विशिष्ट में शामिल होते हैं। भाई प्रतिभाशाली छात्रों को ही तो हम विशिष्ट छात्र कहते हैं, ठीक है ना। बहुभाषी को भी आप भाई थोड़ा प्रतिभाशाली उसको मान सकते हैं, तो भाई विशिष्ट में रखेंगे। और सामान्य बच्चे जो जनरल तरह से होते हैं। अब विशिष्ट छात्र में देखिए, इसी में विकलांग बालक, अपराधी बालक, ठीक है ना, पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से कमजोर बालक, सब विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा से ही, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार क्या है, यानी उसका मूल आधार जो है वो क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ये भाई सही लग रहा है। अब देख ले रहे हैं कि सबसे सही है क्या। अगला ऑप्शन, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधा तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, ये भी भाई बात सही कह रहा है, लेकिन समावेशी शिक्षा का क्या ये मूल आधार है। तो ये आपको उसका मूल आधार नहीं है, ठीक है ना। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। अब अलग विद्यालय की बात समावेशी शिक्षा कहता ही नहीं है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। तो भाई हमारे लिए सभी तरह के बच्चों के लिए एक तरह के मानक हम अपनाते नहीं हैं, सरकार भी एक तरह की पॉलिसी नहीं अपनाती है, ठीक है ना भाई। जो देखते हैं हम लोग, दिव्यांगों के लिए अलग जो है स्कॉलरशिप वगैरह सुविधाएं अनेक तरह की बात की जाती हैं। बालिकाओं के लिए भी हम लोग देखते हैं कि भाई उनको ड्रेस, बुक, ये सब, साइकिल, तमाम सारों के लिए पैसे अलग से वितरित सब किए जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं कुछ छूटें हर एक विभाग को या जाति धर्म के अनुसार भी कहीं कहीं कुछ छूट दी जाती है। तो पहला ऑप्शन ही हमें ज़्यादा सही है इसका, और यही ऑप्शन इसका सही है कि जो समाज में विभिन्नता है, भाई ये बात स्वीकार करता है कि समाज में विभिन्नता है और हर विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति अब संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण जो कार्य करना अध्यापक के लिए भाई कैसा है,
ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भाई आपको शिक्षण कार्य करना कैसा काम है? ये सरल काम है, कठिन काम है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, छोटे स्तर का कार्य है। हाँ भाई, तो अपने से इसको नहीं सोचना है कि भाई मेरे लिए तो बहुत छोटा काम है, तो भाई ये ऑप्शन जो है आप सही मार देंगे, लेकिन ये गलत है। दूसरा ये है कि भाई बहुत ही आसान काम है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना उतना भी जो है सो आसान काम नहीं है, और बहुत कठिन भी काम नहीं है। लेकिन कैसा काम है? तो चुनौतीपूर्ण कार्य है भाई। थोड़ा चुनौती के रूप में आपको उसको स्वीकार करना है, हार नहीं मानना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, लगे रहना है, और इसी का भाई जो है ज़रूरत है। और प्राथमिक शिक्षा भाई बेटर होगा, तभी आगे जो है माध्यमिक जो उसकी शिक्षा है और उच्च शिक्षा है वो अच्छी होगी। इसलिए जो चुनौती है प्राथमिक अध्यापक के पास, और प्राथमिक बच्चों को शिक्षण की जो वहाँ पे उसकी नींव है वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, और उसको हमको एक चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में देखना है। ये नहीं देखना है कि अरे बच्चों को तो कुछ भी चलो पढ़ाएंगे, छोटा बच्चा है क्या करने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सकारात्मक रूप में लेना है। अगला प्रश्न, यदि औसत बुद्धि वाला बच्चा भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि तो यह संकेत देता है कि बच्चा खाली स्थान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, औसत बुद्धि का वाला बच्चा है और भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई जो है प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब ये है कि पढ़ने और समझने में उसको कठिनाई है, यानी वो पठन अक्षमता से ग्रसित है। और पठन अक्षमता मतलब कि उसको जो है कौन सा है, उसको हम लोग जैसे आप सुने होंगे कि डिसलेक्सिया है, कि भाई कौन है, डिस्ग्राफिया है, मैथ कैलकुलिया है, गणित अक्षमता हम लोग को कहते हैं दूसरा। तो इसको पठन अक्षमता का नाम है डिसलेक्सिया। तो ये पठन अक्षमता से ग्रसित है और इसको हम लोग कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है डिसलेक्सिया। ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है डिसलेक्सिया। ठीक है, पठन अक्षमता। लेखन जो अक्षमता है उसको हम लोग डिसग्राफिया कहते हैं। डिसग्राफिया, ग्राफ माने भाई भाई ग्राफ बनाना ना, मतलब लिखना है, उसमें कलम चलाना है, तो इसलिए ये जो है वो डिसग्राफिया इसको कहते हैं। और ये डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन है यानी गणितीय अक्षमता है, तो इसको डिसग्राफिया कहते हैं। और ये डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सब से आपको कहते क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो गति समन्वयन जो अक्षमता है उसके लिए हमको डिस्प्रैक्सिया यूज करते हैं, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो ये प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है कि पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता, ठीक है, इस तरह की कई अक्षमताएं होती हैं और वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पठन में, पढ़ने में और समझने में अगर उसको कठिनाई हो रही है यानी उसको डिसलेक्सिया है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या कहलाता है भाई? देखते हैं। एक काल्पनिक लक्ष्य है, ऑप्शन कह रहा है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भाई शामिल करना विद्यालयों का भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो ये ऑप्शन चौथा सही है, काल्पनिक लक्ष्य नहीं है। आप विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, ठीक है ना, विशिष्ट जो बालक हैं, उनको आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, शामिल करते हैं, लेकिन आपकी का जो दृष्टिकोण है, जो विषय वस्तु है, जो धारणा आपकी है, उसको परिवर्तन की उसमें ज़रूरत है, और इसलिए ये ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न प्रतिभाशाली बच्चों से ही है, विशिष्ट बालकों का ही ये क्रम क्वेश्चन चल रहा है। प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में कहा गया है कि भाई सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और असामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो भाई ये कोई बात नहीं है, गलत है। बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। और चौथा है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ठीक है, ये रखता हटा दीजिए। तो यानी किसी भी क्षेत्र में जो है स्वभावतः नहीं, अस्वभावतः लिखा हुआ है, अच्छा निष्पादन करते हैं। ठीक है,
और दूसरा है तो देखिए ये भी कुछ हद तक सही कह सकते हैं, और बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, ये ऑप्शन ज़्यादा सही है तीसरा। कम शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है तीसरा ऑप्शन, बिना किसी की सहायता के जो उनका सामर्थ्य है उसको विकास करने में वो सक्षम होते हैं। और ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को हम लोग को कभी देखने को मिलता है कि भाई वो स्वयं से उन्होंने जो हासिल किया वो स्वयं के प्रयास से हासिल किया, और वो ही जो है वैसे कुछ लोग हमको देखने को मिलते हैं कि वो महान होते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सर्वाधिक उपयुक्त हैं। आप प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको लिए कौन सा कार्य आप देना सही होगा उनके लिए, इससे प्रश्न आपका ये है। तो यहाँ पे पल प्रश्न है मेरा कि 5 पाठ के जो अंत में अभ्यास दिए गए हैं उसको एक ही बार में उसको कह दें कि सब हल करके ले आओ, ठीक है। तो ये कोई उपयुक्त कार्य नहीं है। दूसरा है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, ये भी कोई अच्छा जो है बड़ा कार्य नहीं है उसके लिए। अगला जो है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, ये भी कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है प्रतिभाशाली बालक के लिए। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर नाटक लिखना, ये थोड़ा अच्छा कार्य हो सकता है क्योंकि इसमें संकल्पना है, उसको स्वयं से सारी चीज़ों का सृजन करना है, थोड़ा सा हट करके है, लिख से हट करके जो प्रश्न है उनको सॉल्व करने में जो है वो उसको आपको जो है उसको सृजनशील बालक और प्रतिभाशाली बालक ही उसको कर पाते हैं। उसके लिए जो है हम लोगों को अपसारी चिंतन की ज़रूरत पड़ती है। अपसारी चिंतन, दो तरह की चिंतन होती है, अपसारी और अभिसारी और अपसारी। तो अभिसारी में तो सारे लोग जो है ज़्यादातर लोग सोचते हैं अभिसारी मतलब सभी का उत्तर एक ही आ रहा हो, एक ही जगह पे पहुँचेंगे, ठीक है। जैसे हम कहें कि भाई भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो सभी का उत्तर एक ही तरह से होगा, यानी ये जो प्रश्न है इसमें जो चिंतन है वो अभिसारित हो रही है, एक ही तरफ आ रही है, एक ही उत्तर पर। और अपसारी भाई हम भाई कहें कि भाई भारत को स्वतंत्र किन किन लोगों ने कराया, तो सब लोग अलग अलग तरह से उत्तर देंगे, ठीक है। हम कहें कि भाई किसी कागज़ को जो है सो आप किस तरह से उसको जो है दो कागज़ को आपस में चिपका सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे तमाम सारे है ऑप्शन जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई उन सारे संख्याओं को बताइए, जिन दो संख्याओं को उन 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 तमाम दो संख्याओं को बताइए जिनका जोड़ 100 है। तो इस तरह के प्रश्नों में अब सारी चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अब सारी चिंतन सृजनात्मक बालक करते हैं और प्रतिभाशाली बालक भी कुछ हद तक करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दी गई संकल्पनाओं के आधार पर नाटक लिखना। अगला प्रश्न चलते हैं, बुद्धि से अब आ रहा है कुछ प्रश्न, अब लगातार हम बुद्धि से लिए हुए हैं और इसी से आधारित प्रश्नों को लेकर के ये सेशन हम अपना कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को, और फिर अगले वीडियोज में हम आपको कुछ बाल विकास के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो इस प्रश्न में देखते हैं, लिखा है कि बुद्धि क्या है। तो देखिए बुद्धि जो है योग्यताओं का समुच्चय है, योग्यताओं या सामर्थ्यों का समुच्चय है, जिसमें हम ये चर्चा की जाती है कि बुद्धि जो है समायोजन की भी योग्यता है, सीखने की भी योग्यता है, समायोजन की भी योग्यता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन की भी योग्यता है। तो इस तरह की चर्चा की जाती है और अंत में वेसलर का परिभाषा आता है। वेसलर का आपको नाम याद रखना है। वेसलर ने इसको कहा हुआ है कि ये योग्यताओं का समुच्चय है। बुद्धि क्या है? योग्यताओं का समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय मतलब समूह है उसका, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सामर्थ्यों का समुच्चय या योग्यताओं का समुच्चय, ठीक है। अगला प्रश्न, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा और विचार किया कि राघव में उच्च स्तरीय बुद्धि है, लेकिन वो कौन सी बुद्धि है। ये बात है कि कौन सी बुद्धि है, इसका विचार अध्यापक ने किया, वो आपको बताना है। तो देखिए ये बुद्धि जो दी गई है, ये सब बुद्धि, ये अभी इससे पहले एक प्रश्न आया था, उसमें था कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, तो उसी से पर ये प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत से। और बहुबुद्धि सिद्धांत में हम लोग जो है 7-8 तरह की बुद्धि की चर्चा करते हैं और उसमें हर बुद्धि जो है वो एक विशेष तरह का कौशल
उस जिस व्यक्ति में होता है उसको एक विशेष योग्यता प्रदान करता है। अगर किसी की संगीत में विशेष रुचि है यानी उसमें सांगीतिक बुद्धि है। किसी को जो है सो ज़्यादातर अगर जो है प्रकृति से अगर उसका ज़्यादा लगाव है यानी पेड़ पौधा हर एक चीज़ों को पहचानता है वो, तो जो भी जीव जंतु हैं तो उसको प्राकृतिक बुद्धि है। अगर शारीरिक क्रियाओं पे उसका नियंत्रण है तो शारीरिक गतिक बुद्धि है। अगर स्थान स्थान विशेष अंतरिक्ष ज्ञान इन सब में उसको महारत हासिल है यानी स्थानिक बुद्धि है। तो इस तरह का यहाँ पे बात किया गया है कि भाई उसमें स्थानिक बुद्धि है कि शारीरिक गतिक बुद्धि है कि सांगीतिक बुद्धि है कि भाषाई बुद्धि है। तो हमने यहाँ पे देखिए वो संगीत से संबंधित है, मधुर संगीत बजाते हुए देखा है भाई, इसलिए उसमें कौन सी बुद्धि होगी, तो सांगीतिक बुद्धि होगी। इसने गार्डनर्स के बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 तरह की या एक से को 2 में बांट देते हैं तो 8 तरह की बुद्धि की चर्चा की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ये बहुत ही सटीक प्रश्न है आपके लिए और इसका अगर उत्तर जानते हैं तो सेकेंडों में एकदम इसका उत्तर आएगा। तो सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो बीने ने तैयार किया था। ठीक है, बीने और साइमन का नाम आता है, तो बीने ने तैयार किया हुआ है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, बीने ने तैयार किया है। अगला प्रश्न, शारीरिक गतिक बुद्धि, जब देखिए आ गया बहुबुद्धि सिद्धांत से ही कि भाई शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाला जो बच्चा है वो अंतिम अवस्था में यानी अपने जीवन में वो कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है धारण कर सकता है, कौन सा उसमें कौशल डेवलप होगा, वो कैसा व्यक्ति बनेगा। तो शारीरिक गतिक बुद्धि से संबंधित रखता है। तो देखिए शारीरिक गतिक बुद्धि से वो वाचक नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें उसकी भाषाई योग्यता चाहिए, तो ये भाषाई बुद्धि रहेगा तब वाचक बनेगा। ठीक है, ये राजनीतिक नेता भी जो है सो वो नहीं बन सकता शारीरिक गतिक बुद्धि से। अगला है कवि, एक लास्ट में, तो कवि भी वो नहीं बन सकता। कवि के लिए भाई उसमें अलग तरह की बुद्धि चाहिए, उसके लिए शारीरिक गतिक बुद्धि नहीं चाहिए, उसमें सृजनात्मक उसमें आना चाहिए, उसमें भाषाई भी उसका बुद्धि होना चाहिए। तो इसमें ये तीनों नहीं है, इसमें शल्य चिकित्सा, भाई शल्य चिकित्सा में विभिन्न उपकरणों और विभिन्न जो मरीज का आप जो है भाई चिकित्सा उसको जो सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें आपको अपने शरीर की क्रियाओं पे नियंत्रण करना होता है। कहीं चीरा लगाना है, उसको टाका देना है, उसको जो मशीनरी नीचे भीतर जो भी जो चीज़ें कार्य करना है, तो उसमें तरह तरह के जो है उपकरण और जो है सो आप देखते हैं कैंची वगैरह, ये सब तमाम सारे चीज़ों का वो हाथ के इशारों से अपने नेत्रों से चाहे अन्य चीज़ों से समायोजन करके सारे प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो उसमें शारीरिक गतिक बुद्धि की विशेष आवश्यकता होती है। तो शारीरिक गतिक बुद्धि और जो है शल्य चिकित्सा बन सकता है। शारीरिक गतिक बुद्धि वाला आपको जो भी है तमाम सारा जो पायलट होता है वो बन सकता है, अच्छा ड्राइवर बन सकता है, जिम्नास्ट बन सकता है, ये सब सारा वो कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के, देखिए आगे है, पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की अगर उसमें योग्यता है, तभी बात हम कर रहे थे कि ये प्रकृति से संबंधित है यानी उसमें प्राकृतिक बुद्धि है। तो ये ऑप्शन इसका दूसरा सही है, प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, भाषिक बुद्धि नहीं होगा, तार्किक गणितीय बुद्धि भी नहीं होगा। तार्किक गणितीय बुद्धि अगर भाई उसमें है तो वो भाई जो है सो आपका क्या बन सकता है, वो वैज्ञानिक बन सकता है, मैथमेटिशियन बन सकता है। ठीक है, वो दार्शनिक बन सकता है, चिंतक बन सकता है, चिंतन करने वाला, इस तरह की चीज़ें बन सकता है। लेकिन वो प्राकृतिक वो बुद्धि अगर उसमें है तो ही वो जो है आपका वो पेड़ पौधे जो भी खनिज हैं इन सबों को पहचान सकता है, वर्गीकृत कर सकता है। अगला प्रश्न ये है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर जो विभिन्न समूहों में हम विद्यार्थी को अगर वर्गीकृत कर रहे हैं तो उनकी स्वर नहीं स्वगरिमा यहाँ होगा, स्वगरिमा को खाली स्थान है और उनके शैक्षणिक निष्पादन यानी परफॉर्मेंस, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस उसका कैसा है, उसको क्या करता है। तो स्वगरिमा को देखिए, अगर आप कमज़ोर और तेज में अगर बांट दे रहे हैं बच्चों को तो उसकी स्वगरिमा घटती है और जो उसका शैक्षिक निष्पादन है वो भी प्रभावित होता है। वो प्रभावित अब किस हद तक होता है अब ये कहना मुश्किल है कि भाई वो अधिक होगा, घटेगा, बढ़ेगा, लेकिन वो प्रभावित इन्फ्लुएंस जरूर होगा।
तो इसमें पहला जो है स्वगरिमा घटाता है, तो यहाँ घटाता है, 2 में ऑप्शन है। और दूसरा है कि क्या उसके शैक्षिक निष्पादन को भी घटाता है, तो घटाता यहाँ पे से ज़्यादा सही है कि प्रभावित करता है, इसलिए हम उसको चौथा ऑप्शन लेंगे कि स्वगरिमा को घटाता है और शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करता है। अब वो कितना प्रभावित करता है वो डिपेंड करता है उस परिस्थिति स्थिति को, हम ये श्योर नहीं कर सकते कि वो घटाता ही घटाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए, तभी हम लोगों ने बात किया था कि भाई पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए, शारीरिक गतिक बुद्धि चाहिए, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन होगा गतिक बुद्धि। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, तो गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। ठीक है, ये अंतः व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक भी बुद्धि होती हैं। तो अंतः व्यक्तिक मैंने अपने बारे में आपका क्या भाई सोच है, कितने समझ है आपको, और अंतरा व्यक्तिक दूसरों के बारे में आप कितना समझ रखते हैं। अगला प्रश्न, अब अपने सेशन के अंत की ओर हम लोग पहुंच गए हैं, कुछ ही प्रश्न होंगे, एक आध दो, तो चलिए देख लेते हैं और सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के स्पीयरमैन की परिभाषा में कारक जी क्या है, कैसा है, उत्पादक बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, ठीक है, वैश्विक बुद्धि है, आनुवांशिक बुद्धि है। तो 2 तरह के स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है उसमें 2 तरह के कारक की बात की गई है, और वो 2 कारक जो हमारे पास हैं, पहला कारक है या जी कारक ही है, पहला जी कारक, और दूसरा जो कारक है वो एस कारक। जी कारक जो है जनरल है यानी सामान्य है, और दूसरा जो आपके पास है एस कारक स्पेसिफिक है यानी विशिष्ट कारक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सामान्य कारक है यह जो है वो आपका जन्मजात कारक है। सामान्य कारक कैसा है, जन्मजात कारक है, यानी इसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना। और जो विशिष्ट कारक है वह आपको बदल सकते हैं, परिवर्तन संभव है, यानी इसमें शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा जी कारक को बदला नहीं जा सकता, लेकिन एस कारक में परिवर्तन संभव है। शिक्षण परिवर्तन का ये द्वारा हम एस कारक को बढ़ा सकते हैं। जी कारक को सामान्य कारक कहते हैं, एस कारक को विशिष्ट कारक। दूसरा इसमें यह भी प्रश्न बनता है कि भाई जन्मजात कारक किसको माना गया है, तो वह है जी फैक्टर, जी कारक। तो इसमें हमने से केवल यही पूछा गया है कि स्पीयरमैन की जो बुद्धि की परिभाषा है उसमें कारक जी कैसा है, तो वो सामान्य कारक है, सामान्य बुद्धि है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन इसका ये सही है। अब यहाँ पे जो है सो मेरा ये सेशन एंड करता है, और हम लोग जो है सो अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों को लेकर के मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स टू वॉच।